हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑन विद्या.in। हमारे सब के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है अपने लिए एक सही प्रोफेशन, अपने लिए एक सही करियर को चूज़ करना। और जिस तरह से हमारे चारों तरफ चीज़ें बदल रही हैं, फास्ट फॉरवर्ड हो रही हैं, ये डिसीजन और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। कौन सी जॉब्स लॉन्ग लास्टिंग है, किस में अच्छी सैलरी मिलेगी, किसकी डिमांड बहुत अच्छी होगी और किस तरह की जॉब्स हम लोग कर सकते हैं, यानी कि हमारा स्किल सेट किस तरह की जॉब्स के लिए सबसे अच्छा है। इन सभी को जानना और इन सभी को समझना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज आपको हमारे इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब मिलेंगे और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास एक्सपर्ट हैं। और आज के हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर देवेंद्र नारायण। मिस्टर देवेंद्र नारायण को मोर देन 30 इयर्स का स्किल बिल्डिंग, कोचिंग, करियर काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है। मिस्टर नारायण करेंटली डायरेक्टर कॉर्पोरेट रिलेशनशिप पोजीशन पर शोभित यूनिवर्सिटी में है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टू यू सर। Thank you very much for inviting me for this interview. यू वेलकम सर। आपसे जानना चाहूँगा कि से यू हैव ए लॉन्ग जर्नी, आप 30 साल का आपको तकरीबन एक्सपीरियंस है। अभी तक की आपकी जर्नी किस तरह से रही है? मुझे ये बिलीव है, मुझे विश्वास है कि चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो मेरे गुरु हों, चाहे वो मेरे कुलीग्स हों, उन सब ने मुझे में एक अच्छा लर्नर पाया होगा, जिसको आज भी सीखने की चाहत है, जिसको आज भी लगता है कि अभी बहुत कुछ है करने को, सीखने को। तो अभी तो जर्नी शुरू हुई है, अभी तो आई हैव टू गो अलॉन्ग। दैट्स ग्रेट सर। आज आपने सबसे अच्छी बात जो बोली है वो है कि लर्निंग इज इम्पैक्ट वेरी इसेंशियल। आपको थ्रू आउट लाइफ में अगर आप लर्निंग पे फोकस रहते हैं तो यू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। सर, सबसे starting your career till now, you have been coaching, you have been involved in lot of skill building exercises, career counseling में भी आपका बहुत ज़्यादा contribution रहा है। What is the change you have over the period of time experienced? See, if you talk in terms of student behavior और parents behavior, मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं दिया है। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी में चेंज की, जहाँ तक हम बात करते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की, उसमें जो ट्रेंड्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि एक टाइम था जब जो टेक्नोलॉजी चेंज था उसमें कुछ समय लगता था, अब हम ये कह सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी चेंज है वो ओवरनाइट हो जाता है। हाँ, और मैं यहाँ पे छोटा सा अपना एक वाकया शेयर करूँगा। व्हेन आई पास आउट माय कॉलेज, तो उस दौरान आईटी का थोड़ा सा शुरुआत हुई थी और सब लोग जो हैं वो आईटी में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे थे। और मैं शायद उन कुछ कम लोगों में से हूँ उस पीढ़ी के जिसने आईटी को इसलिए छोड़ दिया कि छोड़ने का मतलब ये नहीं कि मैंने आईटी को सीखा नहीं या मैंने आईटी को लर्न नहीं किया। आईटी में करियर इसलिए नहीं बनाया कि मुझे लगा कि शायद जो उसका जो स्पीड होगा आने वाले टाइम में, उसके लिए मैं समय दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। Okay. तो मुझे शायद वो प्रेडिक्शन उसी समय हो गया था कि जो आज हम चेंज देख रहे हैं, जो आज हम स्पीड देख रहे हैं चेंज की, वो चेंज वाकई में, और अभी आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि ये और फास्ट होगा। तो और चेंज डेफिनेटली एक प्रकृति का नियम है जिसकी आवश्यकता बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो लर्निंग नहीं होगी। सर, एक बात बताइए कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स, इनफैक्ट आप भी अपने बच्चे के लिए या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वो इस तरह के करियर या इस तरह के कोर्स को करना चाहते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो क्या आज भी इस तरह के करियर अवेलेबल हैं? देखिए, आज शायद करियर के ऑप्शंस अनलिमिटेड हैं। जब मैं अनलिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ कन्वेंशनल कोर्सेज की बात ना करें या करियर्स की बात ना करें, आप हर फील्ड में करियर ढूंढ सकते हैं। वो ज़माने गए जब करियर जो होता था कि डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, शिक्षक बनोगे, वकील बनोगे, आईएएस ऑफिसर बनोगे। आज तो आप जिस फील्ड में अपने आप को में हुनर ला करके, स्किल ला करके आगे बढ़ जाएंगे,
वो कैरियर पाथ आपके लिए सक्सेसफुल होगा। इसके लिए कहीं कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये प्लान करना होगा, सिर्फ और सिर्फ ये कि मुझे किस फील्ड में कामयाबी लेनी है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे शौक़ क्या है, और मैं अगर अपने उस शौक़ को सही तरीके से अपने कैरियर से जोड़ लेता हूँ तो मुझे सफलता मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। सर, अभी आप बात कर रहे थे इंटरेस्ट की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है, उन्हें यही नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं कैसे चूज करूं कोर्स को। इस चीज़ को आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, इसका एक सीधा सीधा जो लिंक है ना इंटरेस्ट ना होने का, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है पीयर प्रेशर का और पेरेंट्स प्रेशर का, डबल पी का। क्योंकि जो स्टूडेंट इन्फ्लुएंस होता है वो अपने पीयर से होता है या पेरेंट्स का उस पर इन्फ्लुएंस रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि 99% पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने सपनों को अपने बच्चों में देखने लगते हैं और चाहते हैं कि उन सपनों को वो पूरा करें। मतलब मेरे पिता के सपने को मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है, और ये मेरे पिता ने शायद समझा था, और इसीलिए मैं आज इस पोजीशन पर हूँ। माई फादर, मैं एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत क्लियरिटी समझ में आती है। माई फादर वॉज ए सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, और कहीं ना कहीं उनके दोस्तों का ड्रीम ये था कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब में एक सीनियर पोजीशन पर जाऊं। बट मैं खुद कुछ खुश नसीब बच्चों में से हूं जिनके पेरेंट्स ने कभी भी उन पे ये प्रेशर नहीं डाला कि मेरी ये फील्ड है या तुमको इस फील्ड में एक्सेल करना है। उन्होंने मुझे हमेशा आज़ादी दी कि मैं क्या करना चाहता हूं। उन्होंने मेरे निर्णय को उतनी ही महत्वता दी और उन्होंने उसको उतना ही रिस्पेक्ट दिया। सर, यहीं पे एक क्लैश होता है। पेरेंट्स की अपनी ट्रेडिशनल सोच है, वो सोचते हैं कि आप मेडिकल करो, आप आईएएस करो, आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करो, तभी आप जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आज का जो स्टूडेंट्स है उसके सामने मल्टीपल टेक्नोलॉजी बेस्ड अपकमिंग करियर ऑप्शंस होते हैं। पेरेंट्स की अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के हिसाब से ही जाना पड़ता है। ये जो क्लैश होता है, इसको हमें किस तरह से एड्रेस करना चाहिए? बेसिकली ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये जनरेशन गैप है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। और ये जनरेशन गैप हर पीढ़ी में रहेगा। आप किसी भी पीढ़ी को उठा के दे दीजिए, चाहे वो जो बीत चुकी हैं चाहे वो आने वाली हैं, ये जनरेशन गैप रहेगा। लेकिन मुझे खुशी होती है कि बहुत सारे पेरेंट्स आज मूव कर रहे हैं, और आज के समय में तो बहुत सारे साइकोमेट्रिक टेस्ट हैं, बहुत सारी विधियां हैं, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ हो सकता है जिसमें आपको ये पता लग सकता है कि बच्चों का रुझान या इंटरेस्ट किस तरफ है, वो किस तरफ ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, किस तरफ वो लर्निंग को समझ सकते हैं। बट सर, इसको हम लोग सिस्टमैटिक कैसे डिसाइड करें? बच्चों का तो हर स्टूडेंट्स का हर तीसरे दिन, क्योंकि वो भी किसी ना किसी अपने फ्रेंड्स से या किसी बाहर के, कई बार टीवी से, सेलिब्रिटीज से, डिफरेंट वो कम्युनिकेशन मीडियम से बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं। देन दे एवरी नेक्स्ट डे दे हैव अ न्यू करियर ऑप्शन, एवरी नेक्स्ट डे दे हैव अ न्यू एस्पिरेशन। तो एज ए पेरेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि एक्चुअली में ये इसका एक्चुअल इंटरेस्ट क्या है, इसको अगर हम स्टेप में या सिंपल प्रोसेस में डिसाइड करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि मतलब पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लग जाते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है, ये जो ऑब्जर्विंग पावर है, ये मदर के पास बहुत अच्छी होती है। और मुझे ये लगता है कि जहाँ पर मदर अपने बच्चे को जज कर पाती है वो बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं। आई एम सॉरी टू से, फादर मुझसे नाराज ना हो, लेकिन ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। और मदर ही शायद बच्चों की अच्छी दोस्त भी होती, क्योंकि शायद अभी तक का समय ये था कि वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ बिताती थी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी मदर से, वो कितने भी व्यस्त हों, कितनी भी कामयाब हों, थोड़ा सा समय अपने बच्चों के लिए कहीं ना कहीं से निकालिए, क्योंकि आपका समय जो है वो उस बच्चे को गाइड करने में, उस बच्चे को अपने आप को निखारने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि
बच्चे का जो पैटर्न ऑफ मार्क्स होता है इसके स्कूल के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपको बता देता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास किस दिशा में हो रहा है, बच्चा किस दिशा में आगे अच्छा कर सकता है। वहाँ पर पेरेंट्स को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं हम ज़बरदस्ती उसको कोई ऐसी चीज़ ना करा दें। सर, अब हम यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, देखिए थोड़े अगर हम आज से 4 से 5 साल पहले चले जाएं तो इंजीनियरिंग में सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, देवर लाइक दीज आर दी ब्रांचेस जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड रही है। अभी सडनली थिंग्स आर पॉपिंग अप लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग है या मशीन लर्निंग है या आर्टिफिशियल लर्निंग है। मार्केट की डिमांड के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रही हैं। नाउ द पॉइंट हियर कम्स, एज ए पेरेंट और एज ए स्टूडेंट्स, आप किस तरीके से इन डिमांड को फ्यूचरिस्टिक लेके चल सकते हैं? मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट क्या स्टूडेंट्स इसमें लॉन्ग टर्म डिमांड्स देख सकते हैं? देखिए, किसी भी कैरियर के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक होता है सिर्फ अर्निंग और एक होता है इंटरेस्ट के साथ उस में इंजॉय करना। सो अर्निंग आप किसी भी कैरियर से कर सकते हैं। आप लिटरेट हैं, आप कमा सकते हैं, लेकिन आपको करियर बनाने के लिए अपने आप को एजुकेट करना होगा। और लिटरेसी और एजुकेशन में बहुत वास्ट डिफरेंस है। करियर में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो यू हैव टू बी एजुकेटेड इन दैट एरिया। आपको बियॉन्ड सोचना पड़ेगा, तभी आप उसको कर पाएंगे। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं इस बात की कि एक टाइम था जब देखिए सिविल मैकेनिकल ये बेस कोर्स हैं। अगर मुझे एक बिल्डिंग बनानी है तो मुझे नींव खोदनी पड़ेगी, नींव मजबूत होगी तभी मैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ा कर पाऊंगा। उस बिल्डिंग के अंदर क्या होना है वो बाद की चीज़ें हैं। ये हमें देखना पड़ेगा कि उन फील्ड्स में हम इनोवेशन कैसे लेके आ सकते हैं। और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का रोल तो बहुत ज़्यादा है। जब आज के समय में बायो साइंसिस में भी टेक्नोलॉजी का रोल आ गया, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में हो, चाहे वो सर्विसेज के रूप में हो, सॉफ्टवेयर्स के रूप में हो, बट टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। विच आर दी टॉप स्किल, विच आर दी सेक्टर्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव आएंगे आफ्टर कोविड? देखिए, अगर हम कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो डेफिनेटली आने वाले समय में अभी जो या कोविड के दौरान भी जो सबसे कम इफ़ेक्टिव सेक्टर्स रहे उसमें मेडिकल साइंसेज है, चाहे वो कोर मेडिकल हो, चाहे वो हेल्पलाइन के मेडिकल की फील्ड हो, चाहे वो फार्मेसी हो। डेफिनेटली उन एरियाज़ में इंटरेस्ट और डिमांड दोनों बढ़ेंगे। उसके अलावा आईटी सेक्टर में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो आईटी सेक्टर मुझे लगता है कि सबसे कम इफेक्टिव हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगेन दोबारा जोर आएगा, क्योंकि स्पेशली कंट्री लाइक इंडिया जहाँ पे अभी बहुत कुछ करना है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। किस तरह की स्किल सेट स्टूडेंट्स अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिससे उनको आने वाले टाइम में एक अच्छा स्कोप मिल जाए, एक अच्छा ब्रॉड मार्केट? देखिए, बिहेवियर डिमांड इंडस्ट्री की है, वो आपकी स्किलिंग और रीस्किलिंग के ऊपर है, आपकी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर है, आपकी क्रिएटिविटी पर है, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर के ऊपर है। और यही जो स्किल्स हैं ये आपकी पोजीशनिंग को किसी भी हायरार्की में फिट इन करते हैं। लेकिन ये है कि अब जो आने वाला समय है वो स्किलिंग से रीस्किलिंग का रहेगा। हमें बार बार नई चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब वो टाइम गया कि मैंने किताब पढ़ी, मुझे कुछ याद हुआ, मैंने उस पर अपना पूरा कैरियर बेस कर लिया। नो, वी नीड टू स्टडी अगेन एंड अगेन। वी नीड टू थिंक कि नया क्या आने वाला है। You mean to say there is nothing permanent skill, आपको एब्सोल्युटली आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा और यही आने वाले समय की डिमांड रहेगी। रिसर्च बेस्ड कोर्सेज की आगे जाके डिमांड होने वाली है कि प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड होने देखिए, वाली है? हर फील्ड के अंदर डिफरेंट एरियाज होते हैं। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ रिसर्च नहीं है। बायो साइंस हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं। हम सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी पे अपने आप को रोकते नहीं हैं, हम इसके अंदर बात करते हैं कि बायो साइंसेज में कौन कौन से एरियाज़ हैं, हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं एक कॉमन पेरेंट्स या स्टूडेंट की तरह बात करूँगा तो वो जब भी बायोलॉजी की बात आएगी उसके दिमाग में एक ही चीज़ आएगा, साहब मुझे MBBS करना है जी, मुझे डेंटल करना है, मुझे अलाइड कोर्सेज में फिजियोथेरेपी वगैरह करना है, या मुझे फार्मेसी करना है। ठीक है, लेकिन इन सब कोर्सेज के अलावा भी बायो साइंसेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं।
क्योंकि अब हर इंडस्ट्री को एक सपोर्ट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। आज डॉक्टर तब तक कामयाब नहीं है जब तक अच्छी फार्मेसी अवेलेबल ना हो, जब तक अच्छे इक्विपमेंट्स अवेलेबल ना हो। यहाँ पे मैं पहले सवाल का भी एक आंसर दूंगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिमांड या रिक्वायरमेंट कम क्यों हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड या रिक्वायरमेंट कम क्यों हो रही है, क्योंकि वो स्विच हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, इट इज़ अ फुल फ्लैश इंजीनियरिंग प्रोग्राम, जिससे कॉम्बिनेशन के अंदर आपको बायो साइंसेज की नॉलेज होनी चाहिए। आप इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि जितने भी गैजेट्स इक्विपमेंट यूज़ होने हैं मेडिकल फील्ड के अंदर वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स बेस हैं। तो आपके लिए आप उसमें मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं, आप उसके अंदर सेल्स में जा सकते हैं, आप उसके अंदर रिसर्च में जा सकते हैं। तो यानी कि आपके पास सारी फील्ड अवेलेबल हो गई। आप एकेडमिक्स पे फोकस कर सकते हैं, आप क्रिएटिव राइटिंग पे बात कर सकते हैं। सर कुछ आपने जैसे क्रिएटिव राइटिंग का नाम लिया तो मेरे सडनली दिमाग में है, कुछ आप ऐसे हमारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ बीट कोर्सेज बता सकते हैं, कोई भी आपके दिमाग में आता है जिसकी आगे चल के आपको ज़्यादा लगता है कि ये कोर्सेज की डिमांड अच्छी हो सकती है? देखिए, मेरी मदर ने मुझे कहा था कि एजुकेशन में वो फील्ड चूज़ करनी चाहिए जो आपको कम से कम शाम को रोटी दे सके। नॉर्मली मैं ये बात हर जगह कहता हूँ, आज फिर कहूँगा कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि दो नाव में सवारी नहीं करनी चाहिए, दो घोड़ों का सवार गिर जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कैरियर्स के अंदर वी शुड ऑलवेज हैव टू ऑप्शंस। एक मेरा कोर होना चाहिए, कोर के साथ साथ मेरे पास बैकअप सपोर्ट होनी चाहिए। बैकअप सपोर्ट इसलिए कि किसी कारण से अगर मेरा कोर मुझसे मिस हो रहा है तो मैं अपने आप को सर्वाइव कैसे करूंगा, वो लाइफ बोट मेरी कौन सी है, ठीक है, और वो हर फील्ड में अवेलेबल है। से फॉर एग्जांपल मैं बायो साइंस कर रहा हूं तो मैं एमबीबीएस नहीं कर पाया तो मैं डेंटल में चला जाता हूं, डेंटल नहीं कर पाया फार्मेसी चला जाता हूं, फार्मेसी नहीं कर पाया तो मैं क्या कहते हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उनमें चला जाता हूँ, वो भी नहीं कर पाया तो मैं फूड इंडस्ट्री में जा सकता हूँ। तो ये ऑल दे आर ऑल डिपेंडिंग कि आपको पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ के पाथ थोड़े से लंबे हैं और कुछ के इमीडिएटली रिजल्ट हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पाथ कोई भी ईजी नहीं है। अगर मैं एमबीबीएस करता हूँ तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 10 से 11 साल का समय चाहिए। जो इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, वो चाहता है कि वो इस तरह के लोगों को हायर करे जो एक आदमी कम से कम 5 आदमी का काम कर सके। दूसरी तरफ 5 बच्चे भी मिला के वो एक फ्रूटफुल एम्प्लॉय का काम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो गैप है, ये जो स्किल गैप है जो इंडस्ट्री डिमांड कर रही है और जो आज की डेट में स्टूडेंट्स लेके आ पा रहे हैं या जिस तरह से स्टूडेंट्स तैयार हो रहे हैं, इस गैप को, ये बेसिकली ये गैप है किस तरह का और एज ए स्टूडेंट इस गैप को कैसे फिल किया? देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला कि हम अभी जो हमारा अभी तक जो फोकस रहा है, मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग मुझसे नाराज़ भी होंगे इस बात से, वो सिर्फ और सिर्फ लिटरेसी का रहा है। हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि हम अपने यूथ को लिटरेट कर दें। देखिए, अगर आप रामायण काल में या महाभारत को पढ़ते हैं तो जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी वो लिटरेसी नहीं थी, वो एजुकेशन थी। क्योंकि उस हर विद्यार्थी को, चाहे वो राजा का बच्चा हो या किसी भी गरीब का बच्चा हो, उसको वो सब विद्याएं सिखाई जाती थी जो जिंदगी में उसको काम आनी है। हम क्या कर रहे थे अभी तक मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे, हम सिर्फ स्टूडेंट्स को लिटरेट कर रहे थे। जिस दिन स्टूडेंट को, और मैं उम्मीद करता हूं जो जैसा नया एजुकेशन पॉलिसी को मैंने पढ़ा और समझा है कि नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, और जब हम एजुकेशन की बात करेंगे तो जो ये हमारी समस्या है ये ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होती चली जाएंगी। ओके सर, अभी जो आपने एजुकेशन पॉलिसी की बात करी, क्या फंडामेंटल चेंजेस आप देख रहे हैं अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? देखिए, अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस मुझे एज सच नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो मेजर चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो एक तो यही है कि हम लिटरेसी से निकल करके एजुकेशन पे जा रहे हैं। मुझे एक अच्छी बात लगी, इसमें मदर टंग पे फोकस किया गया है शुरू के अंदर, और डेफिनेटली जो एक विचारधारा, जो एक सोच बच्चे को क्लैरिटी आती है, वो जितनी अच्छी मदर टंग में आती है वो किसी और भाषा में नहीं आ सकती। सर, आपको लगता है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, इससे हम बेटर प्रोफेशनल्स क्रिएट कर पाएंगे जिसकी हायरिंग भी अच्छी हो जाए, जिसको जॉब आसानी से मिल सके? देखिए, दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी।
पहले तो हमें अपना माइंडसेट जो ये नौकरी वाला है ना वो चेंज करना होगा, क्योंकि जब हम नौकरी के माइंडसेट से कोई भी चीज़ सीखते हैं तो हमारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। एक सेशन में ले रहा था मैनेजमेंट के बच्चों के साथ, तो मेरा सवाल आज भी हर MBA बच्चे से होता है कि आप MBA क्यों करना चाहते हो। अगर उनका जवाब ये होता है कि मैं MBA नौकरी के लिए करना चाहता हूं, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप MBA ना करें, आप कोई भी पढ़ाई करें उसके बाद नौकरी कर लें, सिंपल, कोई यूज नहीं है। MBA जैसा प्रोफेशनल कोर्स वो है, वो आपके अंदर आपकी सोच को बदलता है, आपके अंदर वो स्किल्स क्रिएट करता है जो एक बिजनेसमैन के होते हैं। वो कुर्सी कोई भी हो सकती है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मैंने इन्वेस्टमेंट करूंगा तभी मैं बिजनेसमैन बनूंगा। अगर मैं अपनी पोजीशन को एज ए बिजनेसमैन सोचता हूं तो मेरी जो मेहनत है वो मेरी इन्वेस्टमेंट है, और उस इन्वेस्टमेंट का जो आउटकम है वो मेरी सैलरी है। फिर तो सर मुझे लगता है कि ये तो फंडामेंटल ही रॉन्ग स्टार्टिंग से थॉट प्रोसेस जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स वो तो उसी तरह की जॉब या उसी तरह के करियर ऑप्शन सजेस्ट करते हैं अपने स्टूडेंट, अपने बच्चों को जिसकी जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। देखिए वो सिक्योरिटी के नाम पे कहीं ना कहीं पे अपने आप को धोखा दे देते हैं। जो सोशल सिक्योरिटी है वो कॉन्सेप्ट है क्या? ठीक है, हमारे यहाँ पे उसकी सोच एक डिफरेंट है, लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है वो भी तो अर्न कर रहा है ना, उसकी फैमिली लाइफ भी तो है। वो बिजनेस क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है कि उसने एक प्रोडक्ट लिया या एक सर्विस ली जो उसने किसी और को प्रोवाइड की। मैं अपने ऑफिस में बैठ करके कोई काम करता हूं तो मैं भी तो वही कर रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि महीने के अंत में मुझे एक बंधी हुई इनकम मिल जाती है, मेरा वो रिस्क फैक्टर कम है। तो मेरी जो सोच है, मेरी जो प्रोफेशनलिज्म है वो यही है कि मैं अपनी कुर्सी को एज ए प्रोफेशनल काम करूं, मैं एज ए बिजनेस ओनर, मतलब मैं उस कुर्सी का ओनर हूं, उसको मैं आगे कैसे बढ़ा सकता तो हूं, मैं अपनी पोजीशन को कैसे कर सकता हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर जिस दिन मेरे अंदर ये सोच आ गई तो वो लिटरेसी एजुकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, एजुकेशन जो है वो प्रोफेशनलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आज भी हम लोग उस तरह से नहीं सोचते हैं, आज भी पेरेंट्स इस तरह से मुझे ये लगता है कि जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसी लाइन पे सोच रहे होंगे, और धीरे धीरे करके इस सोच के अंदर ये परिवर्तन आएगा और लोग भी ऐसा सोचना शुरू कर देंगे। इफ वी एज ए स्टूडेंट वांटेड टू डिसाइड अबाउट आवर करियर, आने वाले आप 4 से 5 साल में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स देखते हैं जिनमें डेफिनेटली एक अच्छी डिमांड जरूर होगी? देखिए, एक जेनरिक आंसर तो ये है, जिसको आप ये भी कर सकते हैं कि बहुत आइडियलिस्टिक आंसर है, कि मेरा इंटरेस्ट जिस फील्ड में है अगर मैं उसमें अपना करियर बनाता हूँ तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड इन दैट। पोस्ट कोविड जो अभी चीज़ें निकल कर के आए हैं, डेफिनेटली IT सेक्टर वर्कआउट करेगा ही करेगा। मेडिकल साइंस में डेफिनेटली नीड बनेगी ही बनेगी, और मेडिकल साइंस में सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि हम डॉक्टर की ही बात करें, बहुत सारी सपोर्टेड एरियाज़ भी हैं, और जिसमें इंजीनियरिंग में बायोमेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा एरिया है जो अभी ग्रे है, जिसके अंदर बहुत डिमांड हिंदुस्तान में भी है, हिंदुस्तान से बाहर भी है। सर, पोस्ट कोविड आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ देखते हैं? मतलब देखिए, अभी देखिए एविएशन तो डेफिनेटली पिकअप कर ही जाएगा, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी आज नहीं तो कल अपने प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बाय नेचर जो है वो घुमक्कड़ होता है, ठीक है ना। उसको कहीं ना कहीं वो हर जगह पे नई चीज़ों की खोज जो है वो हमारे दिमाग में है, चाहे वो किताब में हो, चाहे वो साइंस में हो, चाहे वो नेचर के साथ हो। तो वो खोज तो बनेगी, और आज नहीं तो कल वापस आना ही है सेक्टर ने, और थोड़ा समय लंबा लग रहा है। सर, अब हम बात करते हैं शोभित यूनिवर्सिटी की। तो शोभित यूनिवर्सिटी में आप जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं वो किस तरह के हैं, और उनके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, अगर आप शोभित यूनिवर्सिटी में को एक बार एनालिसिस करेंगे तो जिन कोर्सेज को, हमारी 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक शोभित यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से शोभित गंगो सहारनपुर में है, और शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, ऑल्सो कॉमनली नोन एज शोभित यूनिवर्सिटी, मेरठ में है। दोनों यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, दोनों यूनिवर्सिटी की सोच अलग है, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज कराए जा रहे हैं आप देखेंगे
कि वो शायद यूनिवर्सिटी ने जब उन कोर्सेज़ को डिसाइड किया था तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से सिनेरियो बन रहा है वो कोर्सेज़ फ्यूचर हैं। चाहे हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, तो हमारे थ्री कोर्सेज इन पर्टिकुलर लाइक बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं। ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो आने वाले समय में आपको स्किल्स देंगे, एम्प्लॉयबिलिटी देंगे, इंडस्ट्री डिमांड को पूरा करेंगे और आपको हर तरीके से, और अभी तक भी ये कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो 100% एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट करते हैं। ओके, अगर हम शोभित यूनिवर्सिटी गंगो सहारनपुर की बात करें, वहाँ पे फार्मेसी पे फोकस है, वहाँ एग्रीकल्चर पे फोकस है, वहाँ पे आयुर्वेदा मेडिकल पे फोकस है, वहाँ पे योगा पे फोकस है। और आप ये देख ही रहे होंगे कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया आज आयुर्वेदा की बात कर रही है। दुनिया में डिमांड आ रही है आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर्स की। और इसी तरीके से फार्मेसी एक एरिया है जो मुझे लगता है कि कभी भी कम नहीं होगा। मैंने सुना है कि योगा में काफ़ी अच्छे एडवांस कोर्सेज हैं शोभित यूनिवर्सिटी के पास। शोभित यूनिवर्सिटी के पास फुल फ्लैश डिग्री प्रोग्राम है योगा नेचुरोपैथी में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और CCIM से अप्रूव्ड प्रोग्राम है। ये 5.5 years प्रोग्राम है जिसको इट इज़ इक्वलेंट कि आप इससे एज ए फुल फ्लैश योगा नेचुरोपैथी प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स। सर, शोभित यूनिवर्सिटी में मैंने इनफैक्ट आपकी वेबसाइट पे ही मैंने ये चेक किया था कि आप लोग गर्ल एजुकेशन को भी बहुत प्रमोट करते हैं एंड यू हैव लॉट ऑफ अट्रैक्टिव स्कॉलरशिप्स। थोड़ा सा आप अगर हमें उसके बारे में बताएं। देखिए, डेफिनेटली अभी हम ये ज़रूर कहते हैं कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से सिनेरियो अनफॉर्चुनेट हुआ, एंशिएंट इंडिया में ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो भी मॉडर्न है उसके अंदर हुआ कि गर्ल्स कहीं ना कहीं से डिप्राइव रहीं, उनको थोड़ा सा एजुकेशन से उनकी छूट गई। और जिन बेल्ट्स में जिन एरियाज़ में हम रहते हैं वहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे डेफिनेटली गर्ल्स को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी हमेशा उसके लिए आगे रहती है। और हर गर्ल्स चाइल्ड को, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, किसी भी एरिया से हो, यूनिवर्सिटी का अपना एक मैंडेट है, यूनिवर्सिटी की एक कटिबद्धता है कि वो लड़कियों को एजुकेशन में सपोर्ट करे। तो वो डेफिनेटली हम लोग स्कॉलरशिप के रूप में उनको मदद करते हैं। सर, एक बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई स्टूडेंट शोभित यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन ले? What is that the value शोभित यूनिवर्सिटी is offering to students? देखिए, शोभित यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को एडमिशन लेने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यूनिवर्सिटी स्टिल अपनी जड़ों से जुड़ी हुई है। यूनिवर्सिटी का सबसे यूनिक पॉइंट है कि इट इज़ फोकस्ड एंड फोकस ओनली फॉर एजुकेशन। हम लिटरेसी से बाहर सोचते हैं, हम चाहते हैं कि बच्चे को वो सब आज़ादी मिले शिक्षा के दौरान जिससे कि वो रिसर्च पे अपना फोकस कर सके, वो जिस करियर में वो जाना चाहता उसको कर सके। और इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। देखिए, शोभित यूनिवर्सिटी से पास आउट बच्चे जिन्होंने MBA किया है वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग की है वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ा है वो बहुत अच्छा एग्रीकल्चर में बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये एग्जाम्पल्स बताते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को उनकी सोच को परिपक्व करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि जो आप करना चाहते हैं लाइफ में, ये जो आप ज्ञान ले रहे हैं, इस ज्ञान के बियॉन्ड भी अगर आपको जाना है तो यूनिवर्सिटी इज देयर टू हेल्प यू आउट। ओके, आप उनको प्रॉपर ऑफ कोर्स। कॉलेज के प्लेसमेंट कैसे हैं? किस तरह के प्लेसमेंट है? किस तरह का रिकॉग्निशन है? किस तरह से कॉलेज के एफिलिएशंस हैं? तो अगर आप शोभित यूनिवर्सिटी को लेके थोड़ा फोकस इन चीज़ों पे दे पाएँ। देखिए, शोभित यूनिवर्सिटी में जो टेक्निकल प्रोग्राम रन हो रहे हैं या प्रोफेशनल प्रोग्राम रन हो रहे हैं, उसका सबसे यूनिक पार्ट ये है कि जब यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी मेरठ में बनी तब से ही हमने इन प्रोग्राम्स के अंदर मैंडेटरी इंटर्नशिप इनकॉर्पोरेट कर दी
इंटर्नशिप का जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि बच्चे को एक्चुअल नेचुरल एनवायरनमेंट में लर्निंग का मौका मिले। देखिए, उसने किताबी ज्ञान तो संस्थान में प्राप्त कर लिया, लेकिन इस किताबी ज्ञान से आगे वो तभी करेगा जब उस एनवायरनमेंट में उसको वो एनवायरनमेंट मिलेगा। और वंस स्टूडेंट इन जॉब वो उसको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, क्योंकि फिर लर्निंग फेज से आउट हो जाता है। तो इंटर्नशिप एक अपॉर्चुनिटी है उसके लिए कि वो प्रोफेशनली काम करे, बट उसका लर्निंग फेज ऑन रहे। ओके, ठीक है, Right. तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो अब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ देने लगी हैं, बट वी आर प्राउडली सेड कि शायद हम उन कुछ यूनिवर्सिटीज़ में थे जिन्होंने समय रहते ही इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया और इसका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स को मिलता रहा है। आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स इस इंटरव्यू को देखेंगे उनको डेफिनेटली दे आर गोइंग टू बेनिफिट अबाउट हाउ दे कैन डिसाइड द करियर, विच कोर्स दे कैन चूज। थैंक यू सो मच, पहले तो अपना सर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए और शोभित यूनिवर्सिटी को लेके बहुत सारी क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे को बताने के लिए।